कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल पिछले महीने अप्रैल का डाटा सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल मंथ में भारत ने कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया है। डाटा के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था रशिया। भारत ने रशिया से 39.3% यानी कि ऑलमोस्ट 40% क्रूड ऑयल परचेज किया है। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर था इराक, और इराक से भारत ने अपना 17.2% क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था सऊदी अरब। भारत ने अप्रैल महीने में सऊदी अरब से अपना 11.1% क्रूड ऑयल परचेज किया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। इससे पहले फोर्थ पोजीशन के ऊपर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, लेकिन इस बार यूएई को क्रॉस करके अमेरिका भारत का फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है। अमेरिका से भी हमने 6.9% यानी कि 7% क्रूड ऑयल परचेज किया है। अब ये तो भारत के 4 सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर देश थे। अब जो अप्रैल महीने में भारत ने टोटल जितना भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया है, उसका इंपोर्ट बिल आया है $1 बिलियन, और इस 11.4 बिलियन में से $3.3 बिलियन की एलआईजी गैस भारत ने इंपोर्ट की है। कहने का मतलब है कि भारत 11 से 12 बिलियन आज की डेट में हर महीने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के परचेज करने के ऊपर खर्च कर रहा है। साल के यह अराउंड 140 से 150 बिलियन के आसपास बनता है। अभी तो फिर भी रशिया भारत को डिस्काउंट दे रहा है, और कंपैरेटिवली क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम चल रहे हैं। वरना यह क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट बिल भी आसानी से 17 से 80 बिलियन तक चले जाता, और यही भारत के इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी शरत बन जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को लेकर। एक्चुअल में इन कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है कि भारत और चाइना आज भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगातार क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं। अब इनको तो मिडिल ईस्ट से डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, लेकिन अब ये भारत और चाइना की पार्टी भी खराब करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम रशिया से अपना 40% क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं, यानी कि रशिया के डिस्काउंट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। अब ये जो हमारा 40% क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, ये जिन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर लोड होकर आता है, उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने सैंक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने यह जो सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, इन सैंक्शंस के अंदर रशिया के 200 ऑयल टैंकर शिप्स आ गए हैं, जिनकी मदद से रशिया की ऑयल कंपनीज भारत और चाइना को क्रूड ऑयल की डिलीवरी करती थी। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का कहना है कि यह जो 200 ऑयल टैंकर शिप्स हैं, यह शैडो फीड की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं, यानी कि इलीगल तरीके से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करके दुनिया की बाकी कंट्रीज को बेच रहे हैं। और इससे पहले जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, उनसे बचने के लिए इलीगल तरीके अपना रहे हैं। इससे पहले जो रशिया के ऊपर इन देशों ने सैंक्शंस लगाए थे, उसमें 150 से 160 ऑयल टैंकर शिप्स को टारगेट किया गया था। लेकिन अब नए सैंक्शंस के बाद रशिया के टोटल 350 ऑयल टैंकर शिप्स सैंक्शंस के अंडर आ गए हैं। इसलिए जो इस बार के सैंक्शंस लगाए गए हैं, उनको भी मेजर सैंक्शंस कहा जा रहा है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने इन सब कंपनीज के एसेट्स भी फ्रीज करके कंपनीज के ऑफिशियल्स के ऊपर ट्रैवल बैन भी अनाउंस किया है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जो रशिया के इन ऑयल टैंकर शिप्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने भारत का नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन इनका कहना है कि वह चाहते हैं कि रशिया का क्रूड ऑयल और एनर्जी सोर्सेस से जो रेवेन्यू आ रहा है, वो किसी भी तरह कम हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रशिया आज की डेट में भी कई सारे देशों के साथ मिलकर सैंक्शंस को बायपास कर रहा है।
यानी इनडायरेक्टली ये ऑनऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस लगाकर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन यह कहना चाहते हैं कि भारत एंड चाइना भी रशिया से क्रूड ऑनऑयल परचेज करना बंद कर दें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। यह तो खैर आपको पता चल गया होगा कि चाइना अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 पाकिस्तान को बेच रहा है। इसी डील को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को 50% तक का डिस्काउंट भी दे दिया है। चाइना 50% पेमेंट को माफ करने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फंड्स की कमी है और MF का प्रेशर काफी ज्यादा है। इसलिए चाइना भी पाकिस्तान को ही 50% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार 3 दिन की चाइना की विजिट के ऊपर गया है। इसी विजिट में चाइना ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान ली है और यह 50% का डिस्काउंट दिया है। इसके साथ ही चाइना ने कहा है कि वो इसी साल अगस्त 2025 से ही पाकिस्तान को J-36 फाइटर चेस्ट डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। यानी पहला J-36 पाकिस्तान को अगस्त महीने में मिल जाएगा। अब जो इस डील को लेकर हमें न्यूज रिपोर्ट्स मिली हैं, उनमें कई सारी में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 30 J-35 चाइना से परचेज किए हैं और कई के अंदर 40 J-35 की बात हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट और ग्राउंड स्टाफ की एक टीम ऑलरेडी कई महीनों से चाइना में है और वहां पर चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 की ट्रेनिंग ले रही है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मेजर डिसीजन लिया है, इसलिए सोचा आपको वो भी बता देता हूं। दरअसल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि उनके पार्टी के 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर जाएगा, जिस दौरान ये श्रीनगर, पुंछ और राजौरी के बॉर्डर इलाके में विजिट करेंगे। पाकिस्तान की शेलिंग में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज स्पेशली पुंछ और राजौरी में काफी नुकसान हुआ था और कैजुअल्टीज भी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनका डेलीगेशन जम्मू कश्मीर जाकर बॉर्डर एरियाज के लोगों का हाल चाल पूछेगा एंड उनको सहारा देगा। ये दौरा आज स्टार्ट होगा और 23 मई तक चलेगा। वैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पॉलिटिक्स करना, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या यह सही स्टेप है, हां या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है साल 2004 से 25 के टॉप 3 स्मार्टफोन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के डाटा को लेकर, जो दिखाता है कि भारत अभी भी कितना पीछे है। इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी के डाटा के मुताबिक साल 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर के दुनिया के 3 सबसे बड़े स्मार्टफोन एक्सपोर्टर देश हैं चाइना, सेकंड के ऊपर वियतनाम और फिर थर्ड के ऊपर भारत। पिछले 1 साल के अंदर एप्पल और सैमसंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में काफी ज्यादा शिफ्ट कर दी है, लेकिन डाटा को देखें तो चाइना के मुकाबले अभी भी भारत काफी पीछे चल रहा है। डाटा के मुताबिक भारत ने पिछले 1 साल में 24 बिलियन के स्मार्टफोन्स दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि वियतनाम ने 35 अरब डॉलर के और चाइना 35 बिलियन डॉलर के ने 25 अरब डॉलर के स्मार्टफोन दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि चाइना भारत से 5 गुना ज्यादा आगे है, जबकि वियतनाम भारत से 1 अरब डॉलर के स्मार्टफोन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हम अभी वियतनाम को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। मसला यह है कि भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में 90% हिस्सा एप्पल और सैमसंग कंपनी का है। बाकी ब्रांड्स भारत से एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो भारत में बस उतने ही स्मार्टफोन्स असेंबल करते हैं जितने भारत में बिकते हैं। एंड अगर हमको स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में चाइना को टक्कर देनी है तो हमें इन कंपनीज को भी पुश करना पड़ेगा कि यह भारत से एक्सपोर्ट्स भी करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लेकर, और कहा जा रहा है कि भारत सरकार का यह मूव ओलंपिक गेम्स में भारत की मेडल टैली को काफी ऊपर ले सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार एक प्रपोजल के ऊपर विचार कर रही है,
जिसके अंदर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने की परमिशन दी जाएगी। यानी जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वह भारत आकर भारत के लिए गेम खेल सकते हैं, भारत की यूनिफॉर्म पहनकर भारत की नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते हैं। यह फुटबॉल से लेकर टेनिस और ओलंपिक्स गेम्स के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। भारत सरकार इस बारे में स्टडी कर रही है और जल्दी इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन लोगों को कहा जाता है जो भारत से फॉरेन कंट्रीज में जाकर शिफ्ट होकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं। अब क्योंकि भारत बाकी कुछ देशों की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता है, इसलिए भारत ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया ताकि जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर सेटल हो रहे हैं वह बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के भारत वापस आ जा सकें। उन्हें भारत के वीजा के लिए बार बार अप्लाई न करना पड़े। वो कितने भी अवधि तक भारत में अपने परिवार या फिर फ्रेंड्स के पास रहना चाहते हैं, इसके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो और ना ही लंबे समय के लिए भारत आने के ऊपर लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। इसमें बस पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ देशों को एक्सक्लूड किया गया है। इसके साथ ही जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ओसीआई कार्ड दिया जाता है। वह भी एलिजिबल होते हैं, या फिर एक पेरेंट भारत का नागरिक हो या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर हो। उनके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए पूरी तरह से एलिजिबल माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर भारत सरकार ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने की परमिशन देती है तो लाखों प्लेयर्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय ओरिजिन का कोई स्विमर है जो ओलंपिक्स के लिए अमेरिका की टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है तो वही स्विमर भारत आकर ट्रायल्स दे सकता है। यहां पर सिलेक्ट होने के बाद भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि भारत के मुकाबले अमेरिका में स्विमिंग के अंदर वहां पर ज्यादा कंपटीशन है। अब सेम चीज फुटबॉल के बारे में भी है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल के प्लेयर्स और भारत के फुटबॉल प्लेयर्स के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अगर इंडियन रीजन का कोई प्लेयर यूरोपियन यूनियन के किसी क्लब के अंदर सिलेक्ट नहीं होता है तो उसको भारत में आकर यहां पर खेलने का मौका मिलेगा, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यह चीज भारत में पहले कभी नहीं हुई है। साल 2008 से पहले तक एशियाई कार्ड